मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहले ये पता होना चाहिए कि पासे में कितने अंक होते हैं। तो एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। तो टोटल एक पासे में कुल कितने अंक हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे में जो है वो टोटल 6 अंक हो जाएंगे, यानी NS बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 6। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या NS बराबर 6। इसके बाद हम क्या करेंगे? पहली स्थिति को हल करेंगे। एक अभाज्य संख्या, तो यानी हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या आने की घटना, यानी NE बराबर कितना होगा? तो सबसे पहले यहां पर देखिए, एक अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। तो एक ना भाज्य संख्या होती है और ना अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, उनको ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दो जो है वह कौन सी संख्या होगी? वह होगी अभाज्य संख्या, क्योंकि दो स्वयं दो से और एक के अलावा किसी से भी विभाज्य नहीं होती। इसी तरीके से तीन जो है वह क्या है? तीन भी जो है वह एक अभाज्य संख्या है, वो स्वयं से और एक के अलावा किसी से भी विभाज्य नहीं होती। चार जो है वह कौन सी संख्या है? वह भाज्य संख्या है, वो चार से भी विभाज्य हो जाएगी, एक से भी हो जाएगी और दो से भी हो जाएगी, इसलिए चार जो है वह भाज्य संख्या है। पांच जो है वह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि पांच स्वयं से और एक के अलावा किसी से भी विभाज्य नहीं होगी। 6 जो है वह क्या है? 6 जो है वह भाज्य संख्या है, यह 2 से भी विभाज्य हो जाएगी, 3 से भी विभाज्य हो जाएगी, 6 से भी और 1 से भी। तो यहां से हमको 3 अभाज्य संख्याएं जो है वो हमको प्राप्त हो जाएंगी, 2 3 और 5। तो यहां पर एक अभाज्य संख्या आने की घटना जो है वो है 2 3 और 5, यानी NE बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 1 2 3। तो एक पासे में टोटल 6 अंक हैं, जिसमें से 3 अंक जो हैं वह अभाज्य संख्या के हैं। तो यहां से NE बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहां से देखिए, यहां से हम 3 स्थिति को हल कर रहे हैं। पहली स्थिति में हम लिखेंगे E1। इस वन का मतलब होगा पहली घटना के घटने की प्रायिकता होगा। जब हम दूसरी स्थिति को हल करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे E2, यानी दूसरी घटना घटने की प्रायिकता। और जब हम यहां से तीसरी स्थिति को हल करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे E3, यानी तीसरी स्थिति को घटने की घटना। तो यहां से एक अभाज्य संख्या आने की घटना, यानी यहां पर हम लिखेंगे E1, क्योंकि हम यहां पर पहली घटना को हल कर रहे हैं। तो यहां पर भी आ जाएगा NE1 बराबर 3। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी हम प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। तो एक अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, पहली प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर आएगा E1। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या यानी अभाज्य संख्या आने की घटना, यही होगी अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे NE1 बटे NS। इसके बाद NE1 जो है वह 3 है, तो हम यहां पर लिखेंगे 3, और NS जो है वह 6 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमको यहां पर प्राप्त हो जाएगा 1/2, यानी एक अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगी, यानी PE1 जो होगी वो होगी 1/2। तो यहां पर हमने पहली स्थिति को हल कर लिया है, जिसमें एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो ये आई है 1/2। तो ये हो जाएगा स्थिति फर्स्ट का आंसर। अब हम क्या करेंगे? स्थिति सेकंड को हल करेंगे, जिसमें 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या जो है वो हमको ज्ञात करना है और उसकी प्रायिकता को हमको ज्ञात करना है। तो यहां से हम फिर से समझेंगे, एक पासे में जो है वो 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं, जिसमें यहां पर बोला गया है 2 और 6 के बीच में कौन से अंक स्थित हैं। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से अंक स्थित है? 3 4 और 5। तो यहां पर सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 6,
क्योंकि टोटल मिलाकर के 5 में कितने अंक है 6। तो 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी 3, 4 और 5, यानी n। यहां से हम कौन सी स्थिति को हल कर रहे हैं, यहां से हम दूसरी स्थिति को हल कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे E2 बराबर 3, 4, 5। तो 2 और 6 के बीच में 3, 4 और 5 आता है, तो यहां पर हमको NE2 बराबर प्राप्त हो जाएगा 1, 2, 3। तो यहां पर हमको NE2 बराबर 3 और NS बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, यानी दूसरी घटना की जो प्रायिकता है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा NE2 बटे NS। तो NE2 जो है वो है 3, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और NS जो है वह है 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी दूसरी घटना की जो प्रायिकता है वो भी आ जाएगी 1/2। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहां पर 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या की प्रायिकता को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को अब हम यहां पर फेयर में लिखते हैं। तो यहां पर 2 और 6 के बीच की जो संख्याएं हैं, यानी NE2 बराबर 3, 4 और 5, यानी NE2 बराबर आ जाएगा 3। यहां पर हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर हम दूसरी स्थिति को हल कर रहे हैं। यहां पर 3 घटनाएं दी हुई हैं, इसलिए हम पहली घटना को E1, दूसरी घटना को E2 और तीसरी घटना को E3 के रूप में लिखेंगे। तो 2 और 6 के बीच की संख्याओं की प्रायिकता यानी P, और यहां पर आ जाएगा E2 बराबर NE2 बटे NS, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहां पर NE2 जो है वो है 3 और NS जो है 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहां पर हमको PE2 बराबर 1/2 है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हमने दूसरी घटना की जो प्रायिकता है इसको भी हमने ज्ञात कर लिया। ये हो जाएगा दूसरी स्थिति का आंसर। अब हम क्या करेंगे, तीसरी स्थिति को हल करेंगे। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, एक विषम संख्या। तो जैसा कि हम जानते हैं एक पासे में 1 से लेकर के 6 अंक होते हैं, तो यहां पर हमको ज्ञात करना है एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। यहां पर ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य ना हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो 2, 4 और 6 ये जो है वह 2 से विभाज्य हो जाएंगी। 1, 3 और 5 जो है वह 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहां पर हमको NE बराबर प्राप्त हो जाएगा 1, 3, 5, यानी NE बराबर 1, 2, 3। तो NE बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 3, यानी एक पासे में 3 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम संख्याएं। अब यहां पर समझिए, यहां पर इससे पहले हमने पहली स्थिति को हल किया था तो हमने E1 लिखा था, इसके बाद हमने दूसरी स्थिति को हल किया तो हमने E2 लिखा। अब हम क्या करेंगे, तीसरी स्थिति को हल करेंगे, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे E3। तो यहां पर NE3 बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 3। और NS क्या है, NS का मतलब होता है सभी संभव परिणामों की संख्या। एक पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो NS बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 6। इसको अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं। एक विषम संख्या आने की घटना यानी NE3 बराबर आ जाएगा 3। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे P। हम यहां पर कौन सी घटना को ज्ञात कर रहे हैं, हम यहां पर तीसरी घटना को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा PE3 बराबर NE3 बटे आ जाएगा NS। इसके बाद NE3 जो है वह है 3 और NS जो है वह है 6। तो यहां पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसके बाद हमको यहां पर प्राप्त हो जाएगा PE3 बराबर 1/2। तो यहां पर हमने इस तरीके से हमने यहां पर ये तीसरी घटना जो है इसको भी हमने ज्ञात कर लिया। यहां पर आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, तो यहां पर आप इसको ध्यान से समझिए। हमने इस क्वेश्चन को हमने हल किया है, तो यहां पर हमने 3 स्थितियों को हल किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में तीनों स्थितियां एक साथ दी हुई हैं। एक अभाज्य संख्या है, तो ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति थी 2 से लेकर के 6 के बीच की संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वो दूसरी स्थिति थी। तो यहां पर पहली स्थिति में हमने माना था E1 और दूसरी स्थिति में हमने माना था E2, और तीसरी जो स्थिति है एक विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो इसको हमने माना था E3। क्योंकि यहां से 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां पर 2-2 अंक के एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां से वो इस तरीके से तीनों स्थितियों को नहीं पूछेगा।
2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें इसी क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन तीनों स्थिति को नहीं पूछा था, केवल एक स्थिति को पूछ लिया था कि एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमने E1, E2 और E3 क्यों माना है? क्योंकि हमने यहां पर 3 स्थितियों को हल किया है। पेपर में आपको एक ही स्थिति आने वाली है, तो यहां पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यदि पेपर में एक ही स्थिति दी हुई है तो वहां पर ना तो E1 मानना है और ना E2 मानना है और ना E3 मानना है। यदि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आ जाए कि एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए ना यहां पर E1 है, ना E2 है और ना E3 है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल एक ही स्थिति को पूछा गया है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही स्थिति पूछी जाएगी तो E1, E2, E3 मानने की जरूरत नहीं है। चूंकि यहां पर इस सवाल में हमने तीनों स्थितियों को हल किया है, इसीलिए यहां पर हम E3 लिखेंगे, E3 लिखेंगे और E3 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।